अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। भी सबसे पहले हम नज़र डालेंगे पाक अफगान सरहद पे जो एक बार फिर जो है कशीदगी की लपेट में आ गई है, जहां करम के मकाम पर अफगान तालिबान ने एक मरतबा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने बर वक्त और भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई नहायत मौसर साबित हुई, जिसके नतीजे में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्ट तबाह हुई और उन्हें भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता। फायरिंग के तबादले के दौरान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क गई और जबकि उनके एक टैंक पोजीशन को बिना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी कई लाशें छोड़कर पसपा हो गए हैं। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब को भी पाक अफगान सरहद पर इसी नौयत का बिला इश्तियाल हमला किया गया था, जिसमें अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल ख्वारिज ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी। ताहम पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को कहते हैं कि भरपूर जवाब दिया और 200 से ज़ायद अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया था। इस शदीद झड़प में पाक फौज के 23 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 29 जवान जख्मी हुए। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल सरहदी खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र तहम्मुल के साथ मसले पर पुरअमन हल पर जोर दिया है। ताहम बार बार होने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ इस बात का वाज़ेह इज़हार है कि कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तनाज़ुर में ये वाक़या ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई अज़म का मज़हर है, बल्कि खित्ते में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल की निशानदेही भी करता है, जिस पर काबू पाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान संजीदगी से सफारती कोशिशों को जारी करना चाहिए। और अगर हम दूसरी जानिब बात करेंगे तो बात हमने की है जो सिचुएशन है पाक अफगान बॉर्डर पे, जो इस वक्त बहुत कशीदगी इख्तियार कर गई है। दूसरी जानिब अगर हम सियासत में नजर डालें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वज़ीर आला की तैनाती का मामला जो है अभी अधूरा का अधूरा रह गया है और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का जो मामला एक बार फिर जो है सियासी और आइनी हलचल का बाइस बना हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर हुक्म दिया है कि वो आज शब 4 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से हल्फ लें। अदालत ने अपने इस फैसले में यह भी वाज़ेह किया है कि अगर गवर्नर ने मुकर्ररा वक्त तक हल्फ नहीं लिया तो स्पीकर सूबाई असेंबली को हदायत दी जाएगी कि वो वज़ीर आला से हल्फ लें, ताकि सूबे में आइनी बहरान मजीद ना बढ़े। ये फैसला उस दरख्वास्त पर सुनाया गया है जो कि PTI की जानिब से हल्फ बर्दारी में ताख़ीर के खिलाफ दायर की गई थी। समाअत के दौरान PTI के वकील सलमान अकरम राजा और गवर्नर के वकील बैरिस्टर आमिर जावेद ने दलाइल मुकम्मल किए हैं, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि आइनी तौर पर गवर्नर का फरीज़ा है कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद बिला ताख़ीर हल्फ लें, ताकि हुकूमत की तश्कील में कोई रुकावट ना आए। तो उधर अगर हम बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 2 टोक अल्फाज में गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी तौर पर पेशावर रवाना होने की हिदायत दी है और कहा गया है कि अगर आपके पास हवाई जहाज़ नहीं है तो वज़ीर आला सिंध जो है वो उनको हवाई जहाज़ दें। तो गवर्नर साहब आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से भी एक बार दरख्वास्त की है कि उनको अपना हवाई जहाज़ दें, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है, ताकि बर वक्त पेशावर पहुँच कर बिलावल की हिदायत पर अमल दरामद हो सके। तो ये भी एक ज़रा कठिन सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक हल्फ बर्दारी नहीं हुई है, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है वज़ीर आला कौन है। अभी भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला कोई भी नहीं है, किसी के पास कोई इख्तियारात नहीं है, ना ही अली अमीन गंडापुर के पास इख्तियार है, ना ही सोहेल आफरीदी के पास इस वक्त इख्तियारात हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना था कि मेरा जवाब जो अदालत में जमा हो चुका है, आज रात पेशावर पहुंच जाऊंगा और अपना आइनी फ़र्ज़ अदा करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सूबे की सियासी फ़िज़ा में एक नया मोड़ आ गया है, जहाँ एक जानिब अदालत ने आइनी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराई है, वहीं पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी गवर्नर को अदालती हुक्मात पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत दी है और बहरान को हल करने के लिए भी कहते ना कि अमली कदम उठाया है। अब निगाहें हैं शाम 4 बजे मरकूज़ हैं कि आया गवर्नर सोहेल आफरीदी से हल्फ लेते हैं या फिर जो है स्पीकर के ये सुपुर्द हो जाएगा कि वो हल्फ लें। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, एक तरफ बॉर्डर की सिचुएशन है, एक तरफ सियासत की सिचुएशन है, KPK में हल्फ बर्दारी की सिचुएशन है। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें क्रिकेट, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है पहला टेस्ट जारी है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, और जो अगर हम मज़ीद इसमें बात करें तो टेस्ट मैच ने तीसरे दिन में एक जो है कहते हैं एक सेंसेशनल मोड़ इख्तियार कर लिया है। मैच के तीसरे दिन का खेल अभी ख़त्म होने तक पाकिस्तान ने फ़तह की जानिब कदम बढ़ा लिए हैं, ताहम जनूबी अफ्रीका भी हदफ के
ताक़ुब में पूरी कहते हैं जान फिशानी से मैदान में मौजूद हैं। तीसरे दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बनाए और इससे जीत के लिए मज़ीद 226 रन दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करने के लिए 8 विकेटें जो हैं भी दरकार हैं। इससे कबल पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स की अगर बात की जाए तो तकरीबन अगर हम बात करें तो 167 रन पर जो है सिमट गई थी और मेज़बान टीम ने मजमूई तौर पर जनूबी अफ्रीका को 270 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तीसरी इनिंग्स में मुकम्मल तौर पर लड़खड़ा गई, एक बार फिर जो है नाकाम होगी। मगर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ओपनर इमामुल हक और शान मसूद बिलतरतीब 0 और 7 रन बनाकर जल्दी पिविलियन लौट गए। कहाँ बात हो रही थी कि इमामुल हक जो है वापस क्रीज पर खड़े हो गए हैं, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है मगर दूसरी इनिंग्स में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उनको बार बार चांस मिलते हैं और 41 रन उन्होंने बनाए और कप्तान बाबर आजम 42 रन बनाकर नुमाए रहे हैं, क्योंकि 42 रन तभी बनाए क्योंकि उनके पहले इनिंग्स में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके थे। सऊद शकील की बात करें तो 38 रन के साथ नुमाए रहे हैं, ताहम आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 17 रन के इजाफे से गिरने के बाइस जो है टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी है। थोड़ी सी जनूबी अफ्रीका की तरफ बात करते हैं तो स्पिनर्स एक बार फिर जो है डोमिनेट किया है, पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किलात में डाल दिया था। मैथ्यू सामी ने शानदार बॉलिंग का सिलसिला जारी रखा है और दूसरी इनिंग्स में भी 5 विकेटें हासिल की हैं, जबकि सिमोन हार्मर ने 4 शिकार किए थे। इससे कबल जो जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स जो है 269 रन पर ख़त्म हुई थी, जिसमें टोनी डिजोजी ने 162 रन गेंदों पर सेंचुरी दागी और पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए जो है 6 विकेटें हासिल की हैं। तो आज हम सारी सिचुएशन पर बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो टेस्ट है तीसरा दिन जो है वो क्या रहा और उसके साथ साथ अब चौथा दिन का जो खेल है वो कैसा रहेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश हाशमी, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश। शुक्रिया है ना। ताबिश, आपने सिनॉप्सिस देखे हैं, पाकिस्तान की टीम की पहली इनिंग्स भी देखी, दूसरी इनिंग्स भी देखी। इमामुल हक पहली इनिंग्स में नुमाया रहे, दूसरी इनिंग्स में अच्छा स्कोर ना कर सके। बाबर आजम पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर ना कर सके, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 42 बनाए और इसके साथ साथ बॉलिंग पे भी आपने नज़र डाली है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्या जीत की तरफ जा रहा है कि ये टेस्ट भी हमें गंवाना पड़ेगा? देखिए, इस वक्त कुछ भी कहना ऐसा होगा कबल वक्त होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपना जो सेकंड इनिंग थी उसको लंबा खेलना था, लेकिन लंबा खेलने के बजाय पाकिस्तान टीम 167 पर ऑल आउट हो गई। ये थोड़ा मुश्किल हो गया है और आपको ये अच्छी बात है कि बर्तरी हासिल थी 109 रन की, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 277 रन का हदफ देने में कामयाब तो हुआ, लेकिन 50 रन जिस पिच पर उन्होंने किए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, अगर ये किसी भी एक भी जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज की जानिब से एक बेहतर अंदाज से इनिंग खेली गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त अपने 2 स्पिनर्स पर बड़ा एतमाद कर रहा है। साजिद अली ने बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया है, उन्होंने पिछले जो इनिंग्स हुई थी उसमें 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि नुमान अली ने आउट क्लास बॉलिंग का मुजाहरा किया। और कल का भी दिन अगर देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ नुमान अली ही थे जो शानदार अंदाज से मुजाहरा कर रहे थे। रही बात पाकिस्तान टीम के हवाले से जो हिकमत अमली थी, कल मैंने साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का भी ट्वीट पढ़ा और उन्होंने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि बिला फिजूल जो है आप शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की जो एनर्जी है उसको जाया कर रहे हैं। स्पिनर जो है वो अपने साथ रखने चाहिए थे। जब आपने स्पिन कंडीशन बना दी, वहाँ रबाडा नाकाम हो रहा है तो शाहीन कैसे कामयाब होंगे? आप जानबूझ के शाहीन पर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत और जो इस पर लोड डाल रहे हैं, वैसे उसका बड़े मुश्किल से मोमेंटम। अच्छा ताबिश, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो विकेट है ये स्पिन में डोमिनेट कर रही है, तो पेसर्स की इधर क्या जरूरत है? क्यों नहीं स्पिनर्स ऐड ऑन किए गए जब पता है कि विकेट जो है वो परफॉर्म ही स्पिनर्स के लिए है? बिल्कुल, बेशक आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है और मैं यही जानना चाहूंगा और यही चाहूंगा कि क्यों नहीं आपने फैसल अकरम को खिलाया? आपने पहले 18 रुकनी टीम का वो पार्ट थे, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आमिर जमाल जो है वो आपकी टीम के साथ पहले भी माजी में ट्रैवल कर चुके हैं। जब पहली बार शान को कप्तान बनाया गया और पहला उनके लिए बड़ा मुश्किल मिशन था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ उन्होंने जो है बड़ा जबरदस्त अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो वो आमिर जमाल ही थे। आमिर जमाल को किस बात की सजा दी जा रही है बोर्ड को खुद ही सोचना होगा, बताना होगा। फिर फैसल अकरम एक नौजवान बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर हम डोमेस्टिक सर्किट में देखते हैं मेहरान मुमताज हैं, उन्होंने कल फर्स्ट क्लास के अंदर सेंचुरी स्कोर की। वो एक अच्छे मोमेंटम रखते हैं, एक अच्छा उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, आप उनको क्यों नहीं लाते?
फिर इस वक्त में बेंच में बैठे हुए आप तनकीद तो करते हैं आसिफ आफरीदी पर, उम्र बड़ी है। मसला हमारे सिस्टम का, उन्होंने बहुत देर से उन्हें पिक किया, तो बहुत पहले उन्हें पिक कर लेना चाहिए था। अब जब पिक कर लिया तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। आप ये ना कि उम्र बड़ी है, परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ी उनकी, तो ये आप देखना होगा आपको। फिर साथ साथ मैं बात करूंगा कामरान गुलाम के हवाले से। कामरान गुलाम बड़े अच्छे बैटर थे, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है। क्योंकि कामरान गुलाम उस तरीके से नजर ही नहीं आ रहे, वो होते तो फिर चीजें मुख्तलिफ होती। फिर सारे सिनेरियोस तो यूं हम देख रहे कॉम्प्लिकेशन का शिकार है ही है, लेकिन इसमें सारे सिनेरियोस के अंदर एक अहम चीज ये है कि हमारे कप्तान की क्या हिकमत अमली होती है। अब तो ये टेस्ट केस कप्तान के लिए है ना, कि वो कप्तान किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर अपनी टीम को लीड करेगा। अब उसे पीछे घबराना नहीं है। माजी में हमने देखा जब एशिया कप हुआ, हम यही कह रहे थे हमारे कप्तान ने सिर्फ 70,000 रुपए की चीगम खा ली और टीम की परफॉर्मेंस और उसकी जाती परफॉर्मेंस 70 रुपए की नहीं थी। तो ये बात हमने इसके लिए कर रहे थे क्योंकि वो गलतियां सामने आ रही थी। अब भी इस कप्तान पर भी उम्मीद है, अगर फैंस लगा बैठे हैं। आप देखें लाहौर में जिस तरीके से जिंदा दिलाने लाहौर स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आम दिनों में ऑड डेज में वो जिस तरीके से आ रहे हैं, तो ये आपको क्रेडिट देना होगा। जो शायकीन क्रिकेट है वो क्रिकेट से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो उनके खिलाड़ी हैं उनको भी तो अपने परस्तारों को। अच्छा ताबिश, में एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि पहली इनिंग्स में खिलाड़ियों ने खेला, प्लेयर्स की बात करें, ओपनर्स की बात करें, और वही खिलाड़ी जो है सेकंड इनिंग्स में फ्लॉप हो जाते हैं। कितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इमामुल हक कहाँ भी स्टैंड किया उन्होंने पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में देखें बाबर पहली इनिंग्स में नहीं खेल पाए, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने थोड़ा बहुत स्कोर किया। इसके अलावा लाइकवाइज अगर आप पूरा स्क्वाड देखें तो आप क्यों नहीं कहते ना कि जम के खेल सकते, विकेट भी अपनी है, ग्राउंड भी अपना है, होम कंडीशंस भी हैं, फिर क्या मसला है? बस कप्तान अपना नहीं है, वजह यही है कप्तान के खिलाफ। कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, कप्तान कहाँ का है? कप्तान भी तो हमारे ही है। नहीं, कप्तान मतलब वो दोस्त यार नहीं है ना, सीधी बात ये है। आपने कप्तान बनाया, वो एक पूरे ग्रुप को तोड़ के बनाया, आपने रोटी गैंग की रोटी पानी बंद कर दी और आपने शान को कप्तान बनाया। तो अब जो खेल रहे हैं शान के साथ, वो शान उन पर बड़ा इन्हिसार करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें शान को परफॉर्म करना होगा। शान को बाहैसियत कप्तान बताना होगा कि वो डिजर्व करता है एज अ कैप्टन। उसे ऊपर आके रन बनाने होंगे। वो लॉर्ड्स में जब काउंटी के अंदर जो है रन्स करता था, क्वींस क्रिकेट एकेडमी में, वहां तो वो रन्स करते थे, लेकिन शान आपने यहाँ रन्स करना होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान है, कोई जिबूटी की टीम तो ये है नहीं, इसको देखने वाले 22 से 25 करोड़ आवाम है, आपको सपोर्ट करती है, बैक करती है, तो ये कोई हल्की टीम तो है नहीं ना। इसके जो टेस्ट कैप्टन जो बनते रहे वो माजी से लेकर आज तक बड़े बड़े नाम बने, तो आपने उसको डिलीवर उस तरीके से करना होगा। रही बात आपके सवाल से मुताल्लिक, क्योंकि हम शान को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन शान एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ी वजह है। वो हम जानते हैं किसने उसे कप्तान बनाया, क्यों उसे कप्तान बनाया, वजह क्या थी, ये सारी बातें हैं और अब बहुत पुरानी हो गई है। क्योंकि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन की एक मोनोपोली ग्रुप था, उसको तोड़ना था, उसके लिए उसने बनाया कप्तान। लेकिन अब उन्हें बना तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्म करना ऐसे उन्हें लोग भी दिए जाए ना कि वो उनको गाइड तो सही करें। आपने अपने डबल में लोग रखे हुए, अजहर महमूद जैसे, जो बाबर आजम को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं ड्रेसिंग रूम के और उन्हें बैल्कनी में बुलाते हैं कि यार हाँ हमारे पास एक ही ब्रांड है। आप देखें पिछले 10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट ने सिर्फ एक ही ब्रांड तैयार किया, वो भी बाबर आजम पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। बाबर आजम क्योंकि गॉड गिफ्टेड टैलेंट थे तो वो इतना बड़ा ब्रांड बन गए। आज से पहले आप चले जाएं, जब मुझे याद है जहीर अब्बास साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो जब सारी खेलते थे तो सारे बड़े खिलाड़ी थे, जावेद मियादाद थे, जहीर अब्बास थे, अजहर मोहम्मद थे, कासिम उमर थे, तो सारे बड़े खिलाड़ी थे ना। आप स्पिनर्स में चले जाए तो तौसीफ अहमद थे, इकबाल कासिम थे, फिर ग्रेट इमरान खान थे, तो ये सारे बड़े खिलाड़ी थे ना। तो ये जब सारे बड़े खिलाड़ी थे तो फिर उस वक्त तो टीम भी बहुत बड़ी थी, उसको पाकिस्तान को हराना ही बहुत मुश्किल था। फिर आप 96 में चले जाएं, 99 में चले जाएं, 96 में चले जाएं, 99 में चले जाएं, आपके पास बड़े बड़े सीजन प्लेयर हैं जो इस वक्त कमेंटेटर्स बने हुए हैं, उनकी आप सरपरस्ती हासिल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। दे आर मेंटर्स ऑफ द क्रिकेट, आई डू अग्री विद इट। अच्छा, थोड़ी सी स्पिनर्स के ऊपर बात करते हैं। पिच देखी, पिच स्पिन कर रही है, सबको पता है। तो नुमान अली और साजिद खान की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने बताया है कि स्पिनर्स को ऐड ऑन करने की ज़रूरत थी, पेसर्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, तो क्यों नहीं ये किया गया और उनकी कारकर्दगी भी आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये क्यों नहीं किया गया बड़ा खूबसूरत सवाल है, क्योंकि क्यों नहीं किया गया
इसके लिए नहीं किया गया जब आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर अजहर अली इज अ न्यू कमर ना, आप उन पर उतनी तनकीद नहीं कर सकते, इतना तजर्बा नहीं है, उनका नया तजर्बा है। अलीम दार का क्या लेना देना है, अलीम दार एक अच्छे एम्पायर है, मैं उनको हैसियत एम्पायर बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हाँ एज अ सेलेक्टर मैं नहीं समझता वो डिजर्व करते थे, उन्हें नहीं ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बिला फिजूल अलीम दार साहब इधर आए, उन्होंने खुद ने अपने स्टेक को खराब किया, वो खुद इस बात के जिम्मेदार है। और जब आपकी सिलेक्शन कमेटी में एम्पायर सेलेक्टर होगा तो दुनिया आप पे हंसेगी। मेरी इंडिया में बात हो रही थी, एक इंडियन एक्स क्रिकेटर है उनसे जो इंडिया के साबिक कप्तान भी रहे, अजहरुद्दीन, आपने शायद नाम सुना भी होगा। बिल्कुल, अजहरुद्दीन साहब। अजहरुद्दीन साहब कह रहे थे यार ये क्या मजाक बना दिया आपकी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का, आपकी पीसीबी ने, वो इस तरह के लोगों को खिला रही है। तो हैरत होती है, हैरानगी होती है कि यार ये क्या हो रहा है, आपके सिस्टम के साथ इस तरह खिलवाड़ कोई कर रहा है और आप खामोश बैठे। मैं नहीं समझता इसमें कसूर नकवी साहब का है, इसमें कसूर उन लोगों का है जो नकवी साहब को गलत गाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपने कल अली तरीन की ट्वीट देखी थी? अली तरीन साहब कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी इशू विद द मैनेजमेंट इज डूइंग, बट जो मोहसिन नकवी के इर्द गिर्द के लोग हैं उनको गलत तरीके से कहते हैं गाइड करते हैं, जिसकी वजह से पूरी पीसीबी का स्ट्रक्चर जो है रीस्ट्रक्चर होने की जरूरत है। बिल्कुल, बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जिस स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, वो जिस पैशन के साथ काम कर रहे हैं, वो बड़े पैशनेटिंग आदमी है। आप देखें, हालात खराब हो, कुछ भी हो, वो वहां फौरन पहुंच जाते हैं। वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, क्वेटा हो, पेशावर हो, वो आपको यहाँ बड़े तेजी के साथ नजर आते हैं काम करते हुए। वो ना दिन देखते ना रात देखते। आपने देखा एशिया कप के हवाले से वो कैसे फौरन पहुंचते थे। मोहसिन नकवी का अपना पैशन है, वाहिद ऐसे चेयरमैन है जो इस वक्त बड़े पैशनेटिंग हमने उन्हें देखा। आज से पहले भी जो चेयरमैन रहे बड़े पैशनेटिंग थे, जिसमें कुछ मोतबर नाम है आपकी क्रिकेट के अंदर, तौकीर जिया साहब, आरिफ अली खान अब्बासी साहब, खालिद महमूद साहब, इस तरह के पैशनेटिंग लोगों को उन्होंने शायद देखा है या फिर उनसे मुलाकातें की हैं, तो बड़े वो पैशनेटिंग है। लेकिन दूसरी जानिब नकवी साहब को जो गाइड करने वाले लोग हैं वो इतने अहम नहीं है, और वो इसके लिए इतने नालायक है कि वो हर वक्त हर सिस्टम के साथ रहे। वो नहीं चाहते कि नकवी साहब जो गिरोह करे। वो वही उस्मान वाला है जो माजी में भी पार्ट रहे, पीसीबी का अभी भी पार्ट है। वो वही सलमान नसीर है जो माजी में भी पार्ट थे, अभी भी पार्ट है। तो वही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अफसरान है, जिनको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो नाहिल लोगों पर ही जो है मौजूद है, जो इस वक्त नकवी साहब को गलत गाइड कर रहे हैं, माजरत के साथ, जो अली तरीन ने बात की। इसके अलावा मैं एक और बात आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊं कि पीएसएल सीजन 11 उसकी विंडो क्या होगी, इस पर भी अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ, जिस पर अली तरीन ने ये ट्वीट की थी। अली तरीन ने कहा कि आपको दो इजाफी टीमें लानी है, अपने वैल्यूएटिंग जो अपना पूरा प्लान है अभी तक वो बनाया नहीं है। तो ये सारी वो चीजें हैं। वो तो पीएसएल सीजन 10 के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से कि पता नहीं मैं टीम अब वापस इसको करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन लेट्स सी, पीएसएल इज कमिंग, लेट्स सी क्या होता है। मगर आज जो मैच है, करंट मैच के सिनेरियो के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, व्हाट शुड बी प्लान्ड टू विन दिस टेस्ट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देयर विल बी अ सिंपल प्लान टू मेक दिस डे फॉर पाकिस्तान। आपने अर्ली ऑन विकेट लेनी होंगी और कोई प्लान नहीं है आपके पास। आपके दो स्पिनर हैं इस वक्त, शान जो है इसके दो हथियार, एक नोमान है और एक साजिद है। अब अगर आप नोमान पर भी तनकीद करते हैं, उनके अक्सर कुछ नाक़िद हैं जो नोमान को भी बिला फिजूल उम्र के हवाले से तनकीद करते हैं, लेकिन हमेशा नोमान इस तरह की परफॉर्मेंस देके उनको खामोश करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगला जो टेस्ट हो रहा है उसमें आपने स्पिन क्वालिटी को अपने मजीद डेवलप करना होगा। आसिफ अफरीदी इज ऑन द बेंच, यू मस्ट पुट हिम इन द टीम, ही विल ब्रिंग सम रिजल्ट, और कुछ ऐसा ही होगा है ना। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश हाशमी, जिन्होंने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया था। उनको ये कहना था कि पाकिस्तान को अगर टेस्ट जीतना है तो विकेटें दरकार हैं, इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। पता है कि विकेट जो है स्पिन कर रही है, स्पिन जो परफॉर्म जो कर रहे हैं वो डोमिनेट कर रही है, लेकिन दो स्पिनर्स के ऊपर पूरी टीम इन्हिसार कर रही है, वो है नुमान अली और साजिद खान। इसके साथ साथ आप पेसर्स को वैसे ही थका रहे हैं, और अगला टेस्ट जो है उसमें आप आसिफ अफरीदी को ऐड ऑन करें ताकि स्पिन अटैक बेहतर हो सके। ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने ओपिनियन दिया है। लेट्स सी पीसीबी इस ओपिनियन को सुनती है और सिलेक्शन टीम क्या कहती है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक ऐसे पाकिस्तानी बच्चे से मिलवाते हैं जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना नाम भी रोशन किया और सीख भी रहे हैं। खला की वसत तक पहुंचने का ख्वाब जो है बहुत से नौजवान देखते हैं, मगर
कम ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाब को हकीकत के करीब ले जाने के लिए अमली इक़दाम उठाते हैं। इन्हीं बाहिम्मत नौजवान में से एक हसन मोहसिन एक पाकिस्तानी निजात तालिब इल्म और खलाई तहकीक के शौकीन, जिन्होंने हाल ही में माइक्रो ग्रेविटी फ़्लाइट, ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट मुकम्मल करके एक नुमाया संग मील जो है अबूर किया है। इस तारीखी लम्हे में हसन ने पाकिस्तानी परचम को विजन से आज़ाद माहौल में फ़िज़ा में लहराते हुए फ्री फ्लोट किया, जिसने ना सिर्फ उनकी साइंसी जस्तजू को अमली शक्ल दी बल्कि ये मुजाहरा पाकिस्तान की खला की जानिब बढ़ती हुई पेशरफ्त की अलामत बन गया है। इस माइक्रो ग्रेविटी फ़्लाइट का बुनियादी मकसद जो है वो है कि माहौल में एक फ़िज़िक्स का तजर्बा अंजाम देना, जो कि मुस्तकबिल में खला में होने वाली साइंसी तहकीकात के लिए एक अहम बुनियाद फराहम कर सकता है। ये कामयाबी इस लिहाज से भी काबिल फ़ख्र है कि ये किसी ऐसे नौजवान की है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ममालिक पर परवान चढ़ा, जहाँ खला में जाने के मौके अब भी महदूद हैं। हसन मोहसिन की खलाई मुहिम जूही का सफ़र जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से शुरू हुआ है, जहाँ उन्होंने 4 साल के दौरान खलाई तहकीक और एविएशन के शोबे में ख़ुद को निखारा। उन्होंने स्कूबा डाइविंग लाइसेंस हासिल किया और प्राइवेट पायलट लाइसेंस के हसूल के लिए अमली तरबियत शुरू की है, और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल साइंसेज के माहिरीन खलाके से मुतालिक तहकीक में अपना अहम किरदार अदा किया है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं और पूछते हैं कि हसन मोहसिन इस साइंस एक्सप्लोरेशन के पीछे कौन सा ख्वाब था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसन, मुझे बताइएगा कि ये माइक्रो ग्रेविटी फ़्लाइट क्या है? जी बिल्कुल, ये माइक्रो ग्रेविटी फ़्लाइट, यूजुअली लोग इसको ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट कहते हैं। तो एक ख़ास तरह की फ़्लाइट होती है जिसमें प्लेन 20,000 फुट की ऊंचाई पर जाता है और बार बार ऊपर नीचे जो है ना, रोलर कोस्टर की तरह हम लोग जाते हैं। और उसमें जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको अपना वज़न 2 डबल फील होता है। अच्छा। और उसके बाद जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो आपको 20 सेकंड मिलते हैं, जिसमें वो लोग इंजन ऑफ कर देते हैं और प्लेन ज़मीन की तरफ 20 सेकंड के लिए गिरता है। उन 20 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल वेटलेस होते हैं, आप मतलब बेवजनी आप उड़ना शुरू हो जाते हैं अपनी सीट से। और उन 20 सेकंड के अंदर आप अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद वो इंजन वापस ऑन करते हैं और वापस ऊपर जाके सेम चीज़ बार बार करते हैं। और इसी को हम लोग ज़ीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी फ़्लाइट कहते हैं। ठीक है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का कोई एक्सपेरिमेंट है सो दैट यू कैन गो इन द स्पेस एंड कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, इज इट लाइक दैट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो है इसका पूरा मकसद ये है कि स्पेस तक जाना बहुत महंगा भी है और बहुत मुश्किल है आजकल, लेकिन हमने अगर उसको समझना है कि इंसानी जिस्म कैसे इफ़ेक्ट होता है या फिज़िक्स ग्रेविटी के बगैर कैसे चेंज होगी, तो हम जो है ये एक सस्ता तरीका है कि हम एक्चुअल ज़ीरो ग्रेविटी 20 सेकंड जो हमें मिलते हैं उसमें हम वो सेम इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। तो रिसर्चर्स इसी तरह इसको एक टेस्ट बेड की तरह यूज़ करते हैं कि आप इसमें अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी परचम को ज़ीरो ग्रेविटी पर आपने जाके लहराया है, ये विजन कैसे आया? हाउ डिड यू वांटेड टू डू दैट, और व्हाई द फ्लैग? ये बहुत फ़ख्र का लम्हा था। ये तो जो है मैंने पहले से सोचा हुआ था कि जो है जब मैं ऊपर जाऊंगा तो जो ही मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा। और पहला जो हमने पैराबोला किया जब हम ऊपर गए तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि मैं कितने कम लोग होंगे जो पाकिस्तान में जिनको ये मौका मिलेगा। और जो ही जब पहला पैराबोला शुरू हुआ तो उस वक्त तो पहले तो मैं जो एक शॉक की हालत में था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उस वक्त फ़ौरन जो है हर चीज़ उड़ना शुरू हो गई, तो मैंने तो फ़ौरन अपने कंधे से झंडा उतारा और उसको छोड़ा, तो वो जो है वहीं उड़ना शुरू हो गया, तैर रहा था हवा में। और लेकिन ये जो जितनी मैं पिक्चर्स और वीडियोज़ फिर पोस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ, ये सिर्फ मैं अपने लिए दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जद्दोजहद सारे मतलब पाकिस्तानी नौजवान और अगली जो नस्ल है उनको दिखाने के लिए है कि ये सब लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको जो है अमरीकी या नासा में होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़ा है एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर डिग्री ओवर देयर, तो वहाँ क्या आपने तालीम हासिल की है? क्या वो एविएशन से रिलेटेड है या किसी और फील्ड में आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं? जी, मैंने अभी अपनी जो है ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एस्ट्रोफिज़िक्स में, तो वहाँ पे ही फल्कियात की जो है पूरी मेरी एजुकेशन थी। वहाँ पे मेरी सारी रिसर्च एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड थी
उसके बाद मैंने जो है जो पायलट लाइसेंस है वो मैं बाहर यहाँ पे एक टोरंटो कनाडा में जो है एक एयरपोर्ट से कर रहा हूँ, और उन सारी जो ट्रेनिंग्स अलग अलग, मैं स्कूबा ड्राइविंग और स्काई डाइविंग, इन सारी ट्रेनिंग्स को मिला के मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज में अप्लाई कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इदारा है जो एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज से रिलेटेड, मतलब वो सारे टॉपिक्स जो इंसानों को अगर बाहर भेजना है तो उन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उसका तजुर्बा हासिल करें। तो अब मैं उनके साथ ये सारी माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट, स्पेस सूट ट्रेनिंग, ये सारी मैं उनके साथ कर रहा हूँ। अच्छा हसान, वैसे तो ये सुना है कि नासा जो है वो कंप्लीट क्लोजर हो चुका हुआ है इन द यूएस, सो वी बीन हेयरिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। कंप्लीट क्लोजर नहीं है, फंडिंग उनकी जो है थोड़ा सा उनके ये ज़्यादा पॉलिटिकल जो है एक डिबेट है, क्योंकि वो भी ये डिबेट कर रहे हैं कि कितनी फंडिंग प्राइवेट सेक्टर में डालनी है और कितनी पब्लिक, क्योंकि नासा फुली गवर्नमेंट से पब्लिक फंडेड है, लेकिन जो आज अभी जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग कट करना चाह रही है। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक एजेंसीज को अफेक्ट करेगा, ये प्राइवेट उनको नहीं इफेक्ट है, तो वो फिर भी जो है अपना काम कर सकती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे लिए एज इंटरनेशनल जो उन मुल्कों से हैं जिनकी अभी तक बहुत बड़ी स्पेस इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे अभी डेवलपिंग है, हम डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पे हमारे पास मौका है कि we can catch up. That's I want to talk about it कि being a Pakistani and acquiring a position into a space industry internationally कितना मुश्किल है, कौन-कौन से challenges you have faced? मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल तो है अभी भी, मतलब ये सच्चाई की बात है कि आसान नहीं है कि आप जो है ईजिली अमेरिका जाके किसी भी स्पेस कंपनी ज्वाइन कर सकें। और उसका मेन मसला ये है कि जितने बड़े कंट्रीज़ हैं जिनकी स्पेस कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको उन कंपनीज़ में काम करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंसेस चाहिए होंगी। हम अमेरिका में इसको हम कहते हैं आईटार, इंटरनेशनल आर्म्स एंड ट्रैफिक रेगुलेशन जो भी है, और आपको वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देंगे जब तक आपके पास वो पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड नहीं होएगा। कनाडा में भी सेम है, यूरोप में भी सेम है। तो ये सबसे पहला जो है आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। इसीलिए जो ये इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज, ये आपको वो तालीम दे सकता है जो आप उन कंपनीज के बगैर ले सकते हैं। आप वरना उसके बगैर आप जो है नासा या आप किसी भी ब्लू ओरिजिन टाइप रिक्रूट नहीं हो सकते। अच्छा, पाकिस्तान में स्पेस एजुकेशन रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ योर मैसेज, अ क्लियर मैसेज टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर, व्हाट दे शुड डू? बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है स्पेस अगला दौर होने वाला है, पूरी दुनिया स्पेस की तरफ जा रही है और पाकिस्तान को भी जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आई थिंक स्पेस के से मुतल्लिक तालीम को एक अहम नज़र से देखना चाहिए और उसमें फ़ंडिंग थोड़ी तो जो है करनी चाहिए और फोकस करना चाहिए कि स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स और इन फील्ड्स में जो है ना ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि टेक्निकल हम लोग एबिलिटी डेवलप करें, ताकि इंजीनियरिंग और चाहे सुपार्को के थ्रू या फिर हम ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करें कि हम खुद अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करके जो है एग्रीकल्चर को हेल्प कर सकें, हम अपने इंटरनेट को सपोर्ट कर सकें। इन सारी जो जैसे पाकिस्तान में बहुत एग्रीकल्चर का काम है, तो इन चीज़ों को हमें खुद सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए हमें जो इंजीनियरिंग और इन फील्ड्स में फोकस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका एक्सपीरियंस था ज़ीरो ग्रेविटी वाला जो था, आपने जो मिशन किया था, इसमें कितने लोग आपके साथ थे और ये आपने कब किया और कितनी बार आप ये कर चुके हैं? जो माइक्रोग्रेविटी वाला ये मेरा पहली दफा, और ये जो है अभी मैंने पिछले हफ्ते किया है, ये अभी मैं परसों ही वापस आया हूँ। और इसमें मेरी क्लास में थे 18 लोग मुझे मिला के, लेकिन हम जिस प्लेन में फ्लाई करते हैं उस जहाज़ की किस्म है फैल्कन 20। एक पुराना जहाज़ है, लेकिन वो ख़ास उन्होंने स्पेशल मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि आप आम जहाज़ में ये नहीं कर सकते। जहाज़ के जो विंग्स हैं वो टूट जाएंगे, तो आपको ख़ास जहाज़ और ख़ास पायलट की ज़रूरत होती है। तो इस जहाज़ में जो है हम सीटें ऐसे लगाते हैं कि एक जहाज़ में एक फ़्लाइट के अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं। तो हमने 3 फ्लाइट्स की 6-6 लोगों की।
हसन, ये भी बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, जो बच्चे ट्रेन होना चाहते हैं, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फॉर अ साइंस एक्सप्लोरेशन और फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज में जाने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बात सही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में लिमिटेड हैं, और मैं यही काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ कि मेरी तरह भी जो है काफ़ी हम लोग बाहर आए हैं जो और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के, लेकिन आप जो है पाकिस्तान में बैठ के भी आप ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. और आई थिंक एक प्रॉपर एजुकेशन जो है इट्स इनकम्पेरेबल. आप जो है एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप फील्ड सेलेक्ट करें, और अगर आप यंग हैं और आप अभी बैचलर्स डिग्री या कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड्स और ऐसे टेक्निकल फील्ड्स आप पिक करें, और आपको एक टेक्निकल बैकग्राउंड डेवलप करना चाहिए. ये आपकी फाउंडेशन है. उसके बाद आप फिजिकल चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपने इन द लॉन्ग टर्म, अगर 10 साल बाद आपको जो है आप सोच रहे हैं कि 10 साल बाद शायद मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, तो आपको फिजिकल चीज़ें भी करनी होगी कि आप जो है लेट्स से स्कूबा डाइविंग आप शुरू करें, आप मैराथन रनिंग की आप ट्रेनिंग करें. लेकिन आपको अपने आप को ऐसा जो है हैबिट्स ऐसी डेवलप करनी है रोज़ की कि आप रोज़ अच्छा खाना खाएँ, आप जो है जिम जाएँ, आप ऐसी हैबिट्स डेवलप करें कि लॉन्ग टर्म आप एलिजिबल होंगे स्पेस जाने के लिए. लेकिन ये सारा कुछ तब मैटर करेगा जब आपके पास जो है एक एकेडमिक फाउंडेशन होगी कि आप जो है फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इन फील्ड्स पहले आप पढ़ें और साथ में आप जो है फिजिकल चीज़ें करें. थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी से पढ़कर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. उन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट किया है. और हसन मोहसिन जो हैं वो हमारे सभी वीडियो लिंक पे मौजूद है. मगर उनका ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो पाकिस्तान में एरोस्पेस या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं या इस शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं, कि अपनी डिग्री मुकम्मल करें, उसके साथ साथ आप फिटनेस रखें, पैराग्लाइडिंग करें, स्कूबा डाइविंग करें, और बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप आगे आने वाले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जा सकते हैं. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं. आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से एक बहुत अहम न्यूज़ आपको आगाह करते हैं. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी एक हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं. इत्तलात के मुताबिक कराची में सुबह वक्त वॉक करने के दौरान वो एक टूटी हुई खुदी हुई सड़क में फिसल गए, जिसके नतीजे में उनकी टांग टूट गई. और अगर ये मज़ीद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए तो 700 से ज़ायद फिल्मों में उन्होंने अपनी कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अपने जौहर दिखाए हैं. सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया कि वो रोज़ाना की तरह कर रहे थे कि अचानक उनका पैर जो है सड़क के एक खुले गड्ढे में फंस गया है, और पैर फंसने की वजह से वो ज़ोर से गिरे हैं. उनका सर जो है वो फुटपाथ पर लगा है, और लेकिन खुशकिस्मती से आंख जो है उनकी महफूज है, ताहम टांग पर फ्रैक्चर आए हैं. हादसे के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी को फौरी तौर पर अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें कम अज़ कम 6 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है. अदाकारा के अहल खाना के मुताबिक वो हर रोज़ जो है वो वॉक भी करते थे, और वो घर में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं. उनकी हालत जो है अब ख़तरे से बाहर है. लेकिन एक यहाँ इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जो मैन होल्स खुदे में हैं, और हमने अक्सर देखा है जिनका पता नहीं लग सकता, अक्सर जो है मोटर बाइक्स जो है रिक्शा वाले हैं जो वहाँ गिरे हैं, और काफ़ी लोगों की तो जानें भी गई हैं. क्यों नहीं इदारे जो हैं इस पर तवज्जो देते हैं? क्यों नहीं इदारे जो है बर वक्त सड़कों की मुरम्मत करते हैं? तो अदाकार ने एक बयान में हुकाम को तनकीद का निशाना ही बनाए हुए कहा है कि अल्लाह हुक्मरानों को अकल दे दे कि वो शहरों की सड़कें जो हैं बना दें. और कराची जैसे बड़े शहर में सड़कों की जो हालत है इंतहाई जो है अफसोसनाक है. और मुस्तफ़ा कुरैशी के मदाहों ने सोशल मीडिया पर उनको जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है, जबकि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी उन्हें इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को खराज तहसीन भी पेश किया है. तो व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक है, हमारे बहुत बड़े स्टार हैं. अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाबी दे. तो छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम
बैक व्यूअर्स, बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू पे आज हम बात करेंगे। गोशवारे जमा करवाना महज एक कानूनी तकाजा नहीं है बल्कि कौमी जिम्मेदारी और हुब्बुल वतनी का अमली सबूत है। टैक्स की मद से हासिल होने वाली आमदन मुल्क की मईशत को सहारा देती है और तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी बहबूद के मनसूबों पर खर्च की जाती है। याद रहे कि सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है जब हुकूमत की जानिब से शहरियों की सहूलत की पेश नज़र 15 अक्टूबर बरवक्त 2025 तक बढ़ाई गई थी। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें वक्त पर टैक्स अदा करके मुल्क को मजबूत और खुद मुख्तार बनाती हैं। अगर पाकिस्तान में भी हर शहरी बर वक्त गोशवारा जमा करवाए तो ये कदम इज्तमाई तौर पर एक मजबूत, खुशहाल और बावकार पाकिस्तान की बुनियाद डाल सकता है। तमाम दूसरी जानिब अगर हम बात करें टैक्स दहिंदगान को FBR के आयरस सिस्टम में मौजूद तकनीकी खामियों और सिस्टम एरर्स की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तनाज़ुर में लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मज़ीद तौसी बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। एसोसिएशन के मुताबिक सिस्टम की बार बार खराबी के बाईस हज़ारों अफराद अपने गोशवारे बर वक्त जमा नहीं कर पा रहे और ऐसे में सवाल ये पैदा होता है क्या हुकूमत शहरियों को रिलीफ देती है और रिलीफ देने के लिए तारीख में मज़ीद तौसी करेगी या नहीं। तो आज हम इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वेटरन पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मुनीर हुसैन साहब ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? आप ठीक है सर, आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, सब आपके पीछे भागते होंगे कि सर टैक्स जमा कराना है, कैसे जमा कराएं, पता ही नहीं है टैक्स कैसे जमा कराते हैं। वो लॉयर है, वो इतने कागजात मांग लेता है कि हम बाद में परेशान हो जाते हैं कैसे जमा करवाएं। आसान हल बता दें कैसे जमा करवाएं। आसान हल ये है, वैसे ये जो टैक्स लॉज हैं पूरी दुनिया में ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और आप सुन के हैरान होंगे कि जो बहुत क्वालिफाइड लोग भी हैं वो अपने टैक्स रिटर्न खुद फाइल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टेक्निकलिटीज़ जी। और ये टेक्निकलिटीज़ इस तरह है कि ये ऐसा महसूस होता है कि ये जानबूझ के बनाई गई हुई हैं इस वजह से कि इसमें लोग गलतियां करें और जब उसमें गलती हो फिर उसको पकड़ा जाए कि आपने ये गलती की है, इसको आपने इस रकम को इस कॉलम में दिखाना था, उस कॉलम में नहीं दिखाया, आपने इसको इस तरीके से वर्कआउट करना था, वो वर्कआउट नहीं किया, तो फिर इस तरीके से वो जो है उसके केसेस को उलझाव पैदा किया जाता है और फिर उसमें उससे मज़ीद टैक्स लिया जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब अभी आपने जो बताया कि जी आपकी जो लाहौर टैक्स बार और उन्होंने सब ने इसको कहा है कि डेट एक्सटेंड की जाए, इसमें लाहौर टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार, कराची, सारी बार्स ने, आलमोस्ट सारी चैम्बर ने, फेडरेशन ने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको 15 तारीख से और आगे बढ़ाया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नंबर 1 तो ये है कि ये जो रिटर्न का फॉर्मेट है ये हर साल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाती है। अच्छा, हर साल नया फॉर्म होता है। क्यों? इस वजह से कि लॉ में चेंज आ जाती है। हर साल बजट जो आता है तो लॉ में चेंज कर दी, किसी को टैक्स लगा दिया जाता है, किसी को एग्जम्पशन दे दी जाती है, इस वजह से। अच्छा, अब ये लॉ में ये है कि 31 दिसंबर तक जो है वो एक रिटर्न का फॉर्मेट जो है वो FBR ने इंट्रोड्यूस करवा देना है। अब 31 दिसंबर की बजाय ये जो मौजूदा रिटर्न फॉर्म है ये FBR का कहना है, अगरचे वो रिटर्न फॉर्म ठीक नहीं थी, मान भी लिया जाए कि 15 जुलाई को इन्होंने ये फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया, यानी 6.5 महीने लेट इंट्रोड्यूस कराया। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुल्क में आपको मालूम है कि फ्लड की पोजीशन रही, इसके बाद ये जो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, राइट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, ये भी इसमें सिचुएशन है। तीसरी बात है कि लोगों के पास फंड्स नहीं है, तो जब तक आप टैक्स रिटर्न के साथ जमा नहीं करवाते आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये जो रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप एक्सटेंड कर दें। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या इस रिटर्न कोई एक्सटेंशन देने से गवर्नमेंट का लॉस है? गवर्नमेंट का तो कोई लॉस नहीं है। गवर्नमेंट को जब रिटर्न आएगी, लेट भी अगर आ जाएगी तो उसके साथ तो टैक्स आएगा। ऑब्वियसली उनके ट्रेजर में तो आ रहा है ना, आएगा। बजाय इसके कि आप दरवाजा बंद कर दें तो वो तो फिर जो आपके जो टारगेट्स हैं, पहले ही इतने शॉर्टफॉल आपका चल रहा है, 1 खरब 35 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो वो कैसे फिल होगा? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है राना मुनीर साहब। मुझे ये बताइएगा कि जब जो करंट टर्मोइल हुआ था, फ्लड आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सारा डूब गया था, कुछ कागज़ नहीं थे, चीज़ें, आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर पे हम बहुत बड़ा इन्हिसार करते हैं, तो ये जो एग्जाम्पशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई आपने, तो बहुत सी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, इसमें गुड्स अफेक्ट हो रहे हैं, मार्केटें बंद हुई हैं, तो इनके लिए कोई एग्जाम्पशन है एक्सेप्ट फॉर कि डेट एक्सटेंड हो जाए? नहीं, वो तो ये जो एक्चुअली जो फ्लड आया है
या दूसरी चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट आना है नेक्स्ट ईयर, फिस्कल ईयर में, टैक्स ईयर 2026 में इसका इफेक्ट आना है। ठीक है। ये जो टैक्स हम दे रहे हैं ये दे रहे हैं 30 जून तक, जो कि क्लोजिंग हुई है 25 में, ठीक है, इसका टैक्स दे रहे हैं। तो अभी जो है अनाउंस किया है, जहाँ फ्लड आया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ अनाउंस कर दिया है कि जो उनका एग्रीकल्चर टैक्स है वो हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। अच्छा, वेव कर देंगे। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स आपने पे करना ही करना है। वो फ्लड में जो आपका लॉस हुआ है उसको अलाउ करेंगे एज एक्सपेंस। उस अमाउंट से आपकी इनकम उतनी रिड्यूस हो जाएगी। जब उसकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी उस पर टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसमें कोई स्पेशल से एग्जम्पशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी लॉ में। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज आप आज आए हैं और इट्स अ वेरी नॉलेजेबल चीज़ कि आप लोगों को बता सकते हैं टैक्स जो है, जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है वो अक्सर कहते हैं भाई हमारा क्या काम है, हम तो थोड़ा बहुत कमाते हैं, हम क्यों टैक्स दें। डिजिटल जो लोग काम कर रहे हैं, जिनमें डिजिटली ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हम क्यों टैक्स दें, हमारा तो ऑनलाइन काम है। तो किन किन चीज़ों पर टैक्स जो है वाजिब है? नहीं, टैक्स तो हर इनकम पर वाजिब है, हर ज़रूरी है कि उसके ऊपर टैक्स। अब ये कहना कि जी मेरा स्मॉल बिजनेस है, ये बड़ी रेलेवेंट टर्म है। अब लॉ में लिखा हुआ है कि जिसकी 50,000 रुपये माहवार से ज़्यादा इनकम है, यानी 6 लाख रुपया साल की अगर इनकम है, वो उस हद तक तो वो एग्जाम्प्ट है। 6 लाख से ऊपर जब जाएगी वो टैक्स पे करेगा। ठीक है। अब 6 लाख वाला बंदा जो है वो कहे कि जी मैं ठीक है, मैं टैक्स पे नहीं करना। अब कौन सा शख्स है जिसकी माहाना ईंधन जो है 50,000 रुपये से कम है? अगर उसकी 50,000 से कम है तो वो तो अपने एक्सपेंसेस मीट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो टैक्स उसके लिए वाजिब है उस पर। अब अगली बात है कि जी वो टैक्स उसने कितना देना है। जो छोटा टैक्स पेयर है, छोटा बिजनेस है, उसके लिए छोटा टैक्स है, उसका रेट कम है, बिल्कुल, ऐसे तो उसको पे करना है, तो वो करना चाहिए। अच्छा सर, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो अपने पेजेस चला रहे हैं, जिनका सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, उनको इनकम भी आ रही है, डिजिटली इनकम लोग कमा रहे हैं, वो अपने टैक्स के इसके दायरे में कैसे आ सकते हैं? दायरे में, टैक्स में दायरे में आने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका सिर्फ आपने आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप अप्लाई करें FBR में, विद इन नो टाइम आपको NTN सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। आप रजिस्टर्ड होके आपने जो है वो उसकी रिटर्न भी एनुअल फाइल करनी है। अच्छा, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब मसला क्या है, लोग अपना टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल करना चाहते, लोग टैक्स क्यों नहीं पे करना चाहते? उसके पीछे वजह है, एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है। नंबर 1 तो जो टैक्स रिटर्न फाइल शुरू कर देगा करना, उसके लिए जरूरी है कि हर साल वो सेल टैक्स की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे सालाना। फिर अगर उसकी सेल्स जो है सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, ठीक है, तो वो अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर कराए, ठीक है, लोगों से सेल टैक्स कलेक्ट करे, और कलेक्ट करके जमा कराए, फिर उसकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करे, ठीक है। फिर वो जब ये सारा काम उसने क्या करना है, गवर्नमेंट के लिए करना है। गवर्नमेंट के लिए जब करना है तो इसके लिए उसका बाकायदा अकाउंट्स मेंटेन करे। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक मुलाजिम रखे। जो अकाउंटेंट है वो मिनिमम आपको पता है वो 50-60 हज़ार, इससे कम नहीं मिलता, बिल्कुल, वो करे। गवर्नमेंट के लिए विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करे, उसका हिसाब रखे, उसके लिए जमा कराए। तो इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसका बढ़ जाता है। इसलिए वो कहता है जी मेरे ये जो प्रॉफिट था मेरी जेब में आना था तो चला गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि FBR और टैक्स पेयर जो है उसके दरमियान जो है बहुत बड़ा गैप है, लाइजन नहीं है। वो इसलिए वो जो FBR है वो कहता है जो टैक्स पेयर चोर है, और जो टैक्स पेयर है वो खौफजदा है कि मैं अगर टैक्स नेट में आ गया तो कहाँ जाएगा नेट में आ गया तो फिर सारे नोटिस मुझे ही आने हैं, सारा लॉ जो है मुझ पर ही अप्लाई होना है, और मुझे ही बार बार जो है निचोड़ना है, नए टैक्स गुजार आने नहीं है। इस वजह से ये खौफ है। ये चाहिए कि FBR को लोगों का खौफ दूर करे और उनको बताए, उनको अवेयरनेस हो कि जी ये टैक्स पे करने से, जैसे आपने शुरू में कहा कि इससे में गवर्नमेंट की मुश्किल चलनी है, गवर्नमेंट के खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तालीम सेहत के शोबे बेहतर होंगे, और जो लोग बिल्कुल मुतवस्सित हैं उनके लिए इस पर कोई गवर्नमेंट का। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सन 2024 में FBR का जो रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ था वो कितना मुकर्रर किया गया था और कितना हासिल हुआ, कितने इनकम टैक्स जो थे वो जमा हुए, कितनी रेवेन्यूज फाइल हुई थी? 2024 में तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। वो अचीव इसलिए हो गया कि जितनी चाह रहे थे कि रिटर्न जो है 70,000 के करीब, 70 लाख के करीब आ जाए, वो उनको मिल गया। अच्छा। जो उनका टारगेट था वो भी अचीव हो गया। लेकिन इस साल एक नंबर 1 तो टारगेट बहुत ज़्यादा है,
दूसरी बात मैंने आपको सर्कमस्टांसेस बता दी है, उसकी वजह से ये जो मौजूदा टारगेट है, अभी मेरा ख्याल में कोई 57 लाख के करीब जो रिटर्न्स आई हैं, रिटर्न फाइल हुई हैं। अच्छा, जबकि जो मैं समझता हूँ कि हमारे 1 करोड़ 25 लाख रिटर्न जो है वो हमारी आनी चाहिए, 1 करोड़ 25 लाख आनी चाहिए, लेकिन अभी 57 आई हैं, बकाया रिटर्न अभी आनी है। आपने जैसे बताया आज लास्ट डेट है, तो एक दिन में बकाया रिटर्न तो नहीं आ सकती। फिर इसमें जो FBR के जो सिस्टम है उसमें ग्लिचेस हैं, इसमें उनका सिस्टम इतना स्लो है, और इसमें अब उन्होंने कहा है कि हर शख्स जो है अपनी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करे। सर, आयरिस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करें, कितना, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत टेक्निकल सिस्टम है और बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, इस तरह ही है। आयरिस का सिस्टम जो है उसमें अब ये है कि हम जो पाकिस्तानी कौम है, हमारी कोशिश होती है कि हम जाके आखिरी दिनों में काम करें। तो जब आखिरी दिनों में जब सब लोग उसके ऊपर सिस्टम में बैठ जाएंगे, उस पर लोड आ जाएगा। जब लोड आएगा तो जाहिर है वो स्लो भी हो जाएगा। तो जब वो स्लो होगा, और उसमें वैसे भी अदरवाइज भी कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज़ हैं, आप सबको हैरान होंगे कि जो इवन के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इससे बड़े पढ़े लिखे लोग तो नहीं हैं, वो अपनी रिटर्न खुद नहीं बना सकते, इतनी टेक्निकल है। अच्छा, इतनी टेक्निकल, लॉयर हायर करना पड़ता है, लॉयर हायर करना पैसे भी देने पड़ते हैं। देखिए ना, वो उसको मैंने वो जैसे बताया कि वो पहले अकाउंटेंट को भी दे, लॉयर को भी पैसे भी दे, सारा कुछ दे, जो टेक्निकल जॉब है। तो इसके लिए कोई आसान तरीका होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि खुद इंसान बैठ के रिटर्न फाइल कर सकता है। आपको पता है आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी होगी, क्या ब्रेक इवन है, क्या व्हाटएवर। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि पहली बार जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको वेल्थ ज़्यादा दिखानी पड़ती है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उसमें ये है, लॉ में ये है कि आपने जो भी वेल्थ दिखानी है, आपके पास उसके वैलिड सोर्सेज होने चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो आप जो मर्जी वेल्थ दिखा दें और आपसे कोई पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उसके भी सोर्सेज बताने हैं कि ये जो आप वेल्थ बता रही हैं, आपके पास घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है, तो ये जो है ये आपने बताना है कि इसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है, और उसके बाद आप हर साल जब जितनी उसमें इंक्रीज होती चली जाएगी, वो ऐड ऑन करते जाएं, वो ऐड करेंगे और उसके साथ सोर्स बताएंगे। ठीक है, ये जो है इंक्रीज हुई है, ये इसके अमाउंट कहाँ से आई है। सर, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन फिर ज़रूरी है। एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेन क्रक्स है, क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। अब हर चीज़ डिजिटलाइज नहीं है। हाँ, सर, मसला ये है कि हर चीज़ जो है, आज भी कैश फ्लो ज़्यादा है हमारे यहाँ, आज भी हमको कहना कि डिजिटलाइज करें, नहीं भाई हमें तो नहीं आता। लोगों को अभी तक ये भी नहीं आता कि चेक कैसे भरते हैं, उसको कैश कैसे कराते हैं। वो कहते हैं जी कैश में काम करें, तो कैश फ्लो को हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, कैश में काम करने का ये जो है ना, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अब छोटे सा छोटा दुकानदार भी है, उसको मालूम है कि आज मैंने सेल कितनी की है, मैंने एक्सपेंस कितना किया है। बेशक वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ लिखा है, वो उस थोड़ा सा भी रिकॉर्ड रखेगा ज़रूर, ये कोई मसला नहीं। मसला ये है कि अगर वो आपको प्रॉपर सेल टैक्स इनवाइस इशू करता है, तो आपको 1 लाख रुपए की जो चीज़ है 1,22,000 रुपये में मिलेगी। अगर वो इनवाइस इशू नहीं करता तो 22,000 रुपये की उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, 22,000 रुपये की बचत हो गई जाएगी। तो लोग अवॉइड करते हैं सेल टैक्स इनवाइस इशू करने से, लोग अवॉइड करते हैं सेल टैक्स की इनवाइस लेने से। ये एक बहुत बड़ी, ये चूँकि 22,000 रुपया जो है, ये 18% वैसे रेट है, 4% इस वजह से कि जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए। तो हम जो है, हमारी बार्स जो हैं, जो चैम्बर्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब लोग कहते हैं कि जी आप सेल टैक्स के रेट को कम लेके आएँ। ठीक है, इसका रेट जो है सिंगल डिजिट पे ले आए, सिंगल डिजिट पे आ जाएगा तो उससे ये होगा कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, लोग कंसीलमेंट कम करेंगे, लोग खुशी से टैक्स पे करेंगे। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि शहरियों पर जुर्माना आयद किया गया हो, या कोई ऐसी शिक है कि अगर नहीं टैक्स रिटर्न फाइल करते तो कोई उनको फाइन देने पड़ेंगे लेटर स्टेजेस में, अगर वो करते हैं बाद में? ऐसा है कि रिटर्न के लिए डेट्स फिक्स है, मसलन ये 30 सितंबर थी, इसको बढ़ा के 15 अक्टूबर कर दिया। जो कंपनीज हैं उनके लिए 31 दिसंबर अभी आनी है। अब वो अगर रिटर्न फाइल विद इन टाइम नहीं करते तो वो एक तो नंबर 1 वो लेट फाइलर में चले जाते हैं। ठीक है, वो जब भी कोई चीज़ बाय करेंगे वो लेट फाइलर होगा, उसका रेट जो है टैक्स का वो डबल हो जाएगा, और उसके ऊपर जो पेनल्टी है हर रोज़ के हिसाब से 1,000 रुपया पर डे रिटर्न नॉन फाइल करने की पेनल्टी है। एक पेनल्टी है। दूसरी बात, इस दफ़ा इन्होंने लॉ में जो चेंज किया है वो बड़ी डेंजरस है। वो ये है कि आपने इसके साथ अकाउंट्स फाइल करने ज़रूरी हैं रिटर्न के साथ, स्पेशली कंपनीज के केसेस में और पार्टनरशिप केसेस में, जिसको हम AOP कहते हैं।
और अगर आप उसके साथ अपनी बैलेंस शीट वगैरह फाइल नहीं करते तो उसके लिए 5 लाख रुपया जुर्माना है। अच्छा। एक डॉक्यूमेंट फाइल ना करने का जुर्माना 5 लाख। ये सारी कंपनी सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बिल्कुल पार्टनरशिप वाले भी सुन लें। आज बैठे हुए मुनीर साहब वो बता रहे हैं जी, जिन्होंने नहीं फाइल की वो जल्दी करें क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े जुर्माने भी पड़ने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है तकरीबन कितने टैक्स दहिंदगान सिस्टम एरर्स के बाइस जो है मुतासर हो रहे हैं? क्योंकि हम सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम को आसान बनाया जाए, इनके ग्लिचेस कम किए जाएँ ताकि लोग जो हैं आसान तरीके से फाइलिंग करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लॉ में ये लिखा हुआ है कि जिसकी इनकम 10 लाख रुपए से कम है वो चाहे तो अपनी रिटर्न मैनुअल भी फाइल कर सकता है। ये लॉ में अब प्रोवाइडेड है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एफबीआर ने जो मैनुअल रिटर्न का फॉर्म आज तक जो है वो इसको इशू नहीं किया। अच्छा। जो कि 31 दिसंबर को इशू होना था, आज लास्ट डेट है। और इसका मतलब ये है कि कोई शख्स मैनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता। जो लोग पहले मैनुअल रिटर्न फाइल कर देते थे उस पे आईआरएस के ऊपर उसका जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बोझ कम होता था। ठीक है। अब वो लोग भी जो हैं उन भी एक नंबर 1 तो वो बेचारे खुद रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे, वो किसी वकील के पास जाएंगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, उसको फीस भी देंगे, डेफिनेटली देंगे। सर अब तो फीस भी पहले 6,000 देते थे, अब 12-12 हज़ार रुपया ले रहे फीस। नहीं, 12,000 तो कुछ फीस भी नहीं है सर। छोटे छोटे रिटर्न्स फाइल करने का, हम जैसे बिजनेस छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस। नहीं 12,000 आप वकीलों को डिग्रेड ना करें, इतनी छोटी फीस दे लेते हैं। जो असल वकील जो है कॉम्पिटेंट वकील है, हाँ, जो आपकी सही रिटर्न फाइल करेगा वो आपसे मिनिमम 25,000 मिनिमम वो चार्ज करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि नहायत ही टेक्निकल काम है। ठीक है। उसकी एक एजुकेशन है, उसका कोई एक्सपीरियंस है, उसने सारा कुछ किया हुआ है। तो अगर वो आपने ऐसे रिटर्न फाइल करनी है जो सिर्फ ये है कि रिटर्न फाइल कर दी, हाँ। वो बाद में आपके नोटिस आने शुरू हो जाए, बाद में कंसीलमेंट शुरू हो जाए, तो वो तो फिर इस तरह के तो बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, बाद में परेशानी। बस वो डरते हैं ना कि यहाँ भी पैसे देने, वहाँ भी पैसे देने, असल इनकम भी दिखानी है, तो बड़ा बड़ा मसला होता है। लेकिन आपने बड़ा आसान कर दिया है लोगों के लिए, बहुत आसान कर दिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मुनीर हुसैन साहब, जिनका कहना था कि आज आखिरी डेट है। उन्होंने शिकें बता दी हैं कि जिनकी इनकम 10 लाख से कम है वो मैनुअल करा सकते हैं अगर उनको फॉर्म एफबीआर इशू कर देता है, और जो पार्टनरशिप पे हैं उनको जो है वो जुर्माने से बचना पड़ेगा और अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो आज फाइल करानी पड़नी चाहिए। और 31 दिसंबर जो है उसकी डेट आगे है, अगर वो फाइन देना चाहते तो ज़रूर कराएं। तो टैक्स रिटर्न फाइल होंगे तो ये खुशहाली होगी, पाकिस्तान की जो है मुस्तहकम अंदाज में काम करेगा, लोगों को शोबा सेहत में, लोगों को शोबा तालीम में बेहतरी हो सकती है, और वो तबका जो मुतवसत तबका है उसके लिए भी बेहतरी लाने का सिलसिला ये है कि लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और टैक्स दें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर साल हज़ारों पाकिस्तानी तुलबा के ख्वाबों और मुस्तकबिल से जुड़ा होता है। बैरून मुल्क तालीम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में 2026 के इंटेक के लिए दाखिले का आगाज़ हो चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान बड़ी तादाद में गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तानी तलबा सबसे ज़्यादा किस मुल्क जाने को तरजीह दे रहे हैं? क्या वो अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ को तरजीह देते हैं, या यूरोप की सस्ती और मेयारी तालीम देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करने पर मजबूर हैं या जाना चाहते हैं? इस तरह एक और अहम पहलू ये भी कि पाकिस्तानी तलबा के लिए यूरोप की सबसे बेहतरीन और कम लागत वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मुकम्मल या जुज़वी स्कॉलरशिप्स फराहम कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्या उसकी वजह रहनुमाई का फुकदान है, मेरिट पर मबनी जो है मुसाबकत, या दरख्वास्त के अमल में गलतियाँ? या इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वीज़ा कंसल्टेंट एंड करियर काउंसलर हामिद नबील, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप बता रहे थे मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड कि जनवरी 2026 इनटेक के लिए आपके पास 150 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। जो 150 बच्चे हैं क्या वो स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं कि या वो फीस भर के जा रहे हैं? दे आर सपोज टू गो ओवर द सेल्फ फंडेड ऑप्शंस। अच्छा, अगर आप यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें, तो एवरीवन सपोज टू गो विद द सेल्फ फंडेड ऑप्शन बिकॉज उसमें वीज़ा रेशियो हाई है।
इन द सेम टाइम आपको एडमिशन लेटर ऑन द टाइमली मैनर्स मिल जाता है। ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की बात करेंगी तो उसमें आपको एडमिशन तो फ्री है, आपकी डेफिनेटली कॉस्ट तो नहीं आ रही, बट उसमें रेशो काफ़ी डाउन है। क्यों? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलता, उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होते। इन द सेम टाइम दोज यूनिवर्सिटी हैव नो गुड वीज़ा रेशो एज वेल। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी तलबा में जैसे कि अभी बताया भी है, मैंने इंट्रो में भी बताया है कि स्कॉलरशिप्स का फकदान है, स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं कर पा रहे, हालांकि दुनिया भर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को तो बहुत स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्यों नहीं उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे? बिकॉज आप तो काउंसलर हैं, आप बता सकते हैं बेहतर। बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द इनोवेटिव माइंड्स। उनको वो लोग चाहिए जो रिसर्च पब्लिकेशंस की तरफ आए हों, जिन लोगों ने कुछ ना कुछ इनोवेशन की हो, उनकी ड्यूरिंग स्टडी टेन्योर में उनकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनकी हों। तो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो प्लेजराइज करते हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते प्रॉपर्ली। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च की तरफ जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल्स बनाते हैं, और कितने ऐसे ही आप ओवरऑल गूगल पे एक स्टैट्स देख सकती हैं कि कितने पब्लिकेशंस जाती हैं ऑन द ईयरली बेसिस फ्रॉम द पाकिस्तान। वो एक नंबर बहुत ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। ठीक है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो किन कंट्रीज़ का इंतखाब कर रहे हैं? बिकॉज अमेरिका, कनाडा और यूके इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कौन से ऐसे ममालिक का रुख कर रहे हैं? फॉर नाउ अनअवेयरनेस ऑफ द नॉलेज है। अगर आप पर्टिकुलर यूएसए की बात कीजिए तो यूएसए में भी आपको चीपर ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा। इवन के यूएसए में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कहती हैं कि यू डोंट नीड टू पे योर फीस फ्रॉम हेयर। अगर आपका वीज़ा लग जाता है देन यू हैव टू पे योर आवर फीस। आप वहाँ जाकर भी फीस दे सकते हैं। अच्छा। काफ़ी सेफर जोन दे रहा है यूएसए आपको, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं यूएसए में। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि काम करके भी हम अपनी फीस पे कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली। स्टडी अब्रॉड के लिए कोई भी स्टूडेंट जा रहा है तो वो एक माइंडसेट लेके जा रहा है कि उसने सर्वाइवल खुद करना है। वहाँ पर जितने हमारे पास स्टूडेंट जाते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूरोप, दे आर फुलफिलिंग देयर ऑल एक्सपेंसेस बाय देयर ओन सेल्फ। वो वहाँ पर वेयर जॉब्स करते हैं और जॉब्स करते हैं, व्हाट्सएवर दे आर डूइंग, बट वो अपना एक्सपेंस बियर कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि पहले कितने खर्चे की ज़रूरत होती है? लाइक अगर आपने जाना है तो आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए जिससे आप जा सकते हैं, अपना फर्स्ट सेमेस्टर दे सकते हैं, उसके बाद आप जॉब्स करके भी पे कर सकते हैं? कितने पैसे चाहिए? अगर आप यूरोप, हर कंट्री का एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैं पूछना चाह रही हूँ, आप यूरोप से स्टार्ट करें। हम यूरोप से स्टार्ट करें तो उसमें इनिशियल डिपॉजिट कुछ यूनिवर्सिटीज 2500 यूरो ले रही हैं। 2500 यूरो। एग्जैक्टली। ठीक है। 2500 यूरो में आप एस्टिमेट लगा लें, इट शुड बी नियर अबाउट द 7 to 8 लाख मैक्सिमम। ठीक है। इन द सेम टाइम आपने कुछ एम्बेसी की एक्सपेंसेस को बेयर करना है, एप्लीकेशन फीस को बेयर करना है, और देन गुड टू गो। ठीक है। और अगर आप इधर आ जाएं यूके वाली साइड पे तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए नियर अबाउट 20-25 लाख, देन यू कैन बेयर द एक्सपेंसेस पर सेमेस्टर। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर ऐसे जैसे मूव करते जाएंगे फर्दर तो अल्टीमेटली आपके एक्सपेंसेस। बात करें आप, अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जिनका फीस ब्रैकेट है 8000 to 12000 USD पर ईयर। अच्छा, आपने पर ईयर उनको इन पाकिस्तानी इट शुड बी नियर अबाउट द 2.5 to 3 मिलियन। 2.5 to 3 मिलियन। ठीक है। पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर। पर ईयर। पर एनम हम बात कर रहे हैं। ठीक है। पर एनम। अच्छा, हाउ अबाउट टोरंटो? अगर हम जाते हैं, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं, अगर हम मॉन्ट्रियल की लेती है, वैनकूवर, 2-3 ही जगह है जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्या आ रहा है? आप टोरंटो, वैनकूवर या मॉन्ट्रियल या मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, अल्बर्टा की बात करें, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ विद इन $10,000 मिल जाती है कैनेडियन, एंड इट शुड बी नियर अबाउट पाकिस्तानी 2 मिलियन, तो 20 लाख। वो ठीक है, फिर भी कम है। इट शुड बी द बियरेबल। इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में हैं जहाँ पर आपको नियर अबाउट मोर देन $120 की स्कॉलरशिप भी दे रही है यूनिवर्सिटीज़। अच्छा। यू जस्ट नीड टू गेट द एडमिशन लेटर फ्रॉम देयर एंड अप्लाई योर वीज़ा, दैट्स इट। बट उसके बाद आपके पास इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको वो स्कॉलरशिप आपने जस्टिफाई करनी है इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी। अच्छा। एक ये इशू है। इंस्टीट्यूट तो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है, बट वो स्कॉलरशिप के अगेंस्ट आपके फाइनेंसेस, आपके फंड्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो आपको वीज़ा लेके दें। अच्छा। मेनली जो है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को अनअवेयरनेस है। फॉर द टाइम बीइंग अगर वो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते और खुद अप्लाई करते हैं तो दे आर सपोज टू गेट द रिफ्यूजल्स। अच्छा, ये क्या वजह है? लाइक स्टूडेंट्स वांट्स टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, ठीक है, क्या स्टडी का पैमाना ये है कि स्टडी करके दे वांट टू वर्क ओवर देयर एंड डू नॉट वांट टू कम टू पाकिस्तान? Exactly. इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि हम पढ़ के वापस वतन वापस आके किसी अच्छी जगह पे लग के काम करेंगे और मुल्क को भी फ़ायदा होगा, ब्रेन भी ड्रेन नहीं होगा, बल्कि कुछ सीख के वापस आएंगे। आप देखें, आपका जितना भी यंगस्टर है उसका माइंडसेट ही है कि ही हैव टू सेटल हिज सेल्फ इन अब्रॉड। वो चाहे यूके जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वीज़ा वैसे नहीं मिला, स्टूडेंट ले लो।
स्टडी वीज़े पे जा रहा है और उसका एंड गोल यही है कि ही शुड गेट द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। लेकिन अब ये भी तो हो रहा है कि स्टूडेंट वीज़ाज वालों को वापस डिपोर्ट किया जाता है कि आप अपने वतन वापस जाएं, वहाँ से एक प्रॉपर वर्क परमिट लेकर आके इधर काम करें। आप देखें कि अगर कोई स्टूडेंट आईटी में डिग्री परफॉर्म कर रहा है, वंस ही कंप्लीट हिज डिग्री और उसके बाद इन पैरेलल वो और जॉब्स कर रहा है, अपनी रेलिवेंट डिग्री में कोई स्किल सेट नहीं ले रहा, अपनी रेलिवेंट जो फील्ड है उसकी आईटी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी रेलिवेंट एम्प्लॉयर को रीच नहीं कर रहा, कोई ऐसी जगह पे जॉब सिक्योर नहीं कर रहा जो उसकी डिग्री को जस्टिफाई कर सके, तो अल्टीमेटली वो वाला स्टूडेंट सफ़र करता है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो अपने कैरियर को लेके सीरियस नहीं है, डेफिनेटली ही गेट द डिपोर्टेशन। डेपोटेशन हर बच्चे के लिए तो नहीं है, हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 10 ईयर्स 8 ईयर्स से यूके में सेटल्ड हैं एंड दे डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ डेपोटेशन, तो वो जस्टिफाई नहीं होती समहाउ। ठीक है, मेनली जो इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि पीपल आर नॉट सपोज टू गो विद द यू नो इन द रेलेवेंट फील्ड। जब वो रेलेवेंट फील्ड में नहीं जाते तो दे सफर्ड, उसमें फिर किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, उनकी तो कंट्री है अल्टीमेटली, उन्होंने तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करना है। ये तो पॉलिसी है। अब पॉलिसी उसके लिए है जो एक्चुअल में कुछ करना नहीं चाहता, जो अपनी कम्युनिकेशन पे वर्किंग नहीं करना चाहता। आपके कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इवन के अब्रॉड रह के भी दे आर नॉट सपोज टू स्पीक वेल, they couldn't speak well exactly because they couldn't acquire their basic knowledge। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी तलबा के लिए यूरोप की हमने बात की है कि सबसे कम लागत वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ लैंग्वेज का बड़ा मसला है। जगह अगर हम फ्रांस की तरफ रुख करते हैं तो फ्रेंच आनी चाहिए, जर्मनी की तरफ रुख करते हैं तो जर्मन आनी चाहिए, इंग्लिश इज़ नॉट द कोर लैंग्वेज ओवर देयर, फिनलैंड की तरफ रुख करते हैं तो फिनिश आनी चाहिए आपको। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या पहले से सीख के यहाँ जाने चाहिए, लेवल्स पास करके जाना चाहिए कि वहाँ जाके भी वो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो तोड़ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। अच्छा, क्यों? वो भी डाइवर्सिफाइड ट्रेडिशन की तरफ जा रही हैं। दे वांट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन देयर कंट्री, ताकि आके उनको इकोनॉमिकली फ़ायदा हो, उनको इकोनॉमिकली उनको फ़ायदा हो। इन द सेम टाइम वो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश जब लैंग्वेज आपको ऑफर कर रही हैं कोर्सेज, तो अल्टीमेटली वो साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही हैं कि यू गोना लर्न देयर ऑन लैंग्वेज एज वेल वंस यू अराइव। तो जब एक आप इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप लैंग्वेज इज नॉट अ बिग डील, जब आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं तो you may have settled yourself. This is not something like कि आप जब वहाँ जाएंगे तो you should get the French first, then you can arrive there. They people supposed to speak English. अब कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो टूरिज्म स्पेस हैं, अब वहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट आता है वो फ्रेंच सीख के तो नहीं आता, वो यूरोपियन कोई लैंग्वेज सीख के नहीं आता समहाउ। डेफिनेटली वो जब वहाँ जाता है सेटल होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं और कहीं कहीं आई जाती है। CGPA का बड़ा मैटर करता है कि CGPA आपका इतना होना चाहिए। तो आपके मुताबिक, बिकॉज आपके पास इतनी एप्लीकेशंस आई हैं, अकॉर्डिंग टू यू 150 एप्लीकेशंस को आप डील कर रहे हैं, तो कितना CGPA होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज़ की क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड? मिनिमम 60%। 60% means what is the number? It should be near about the 2.5 CGPA. अच्छा, 2.5 exactly. should be the CGPA। exactly. ठीक है, और उसके साथ साथ क्या TOEFL, IELTS, SAT कहाँ चलता है ये भी बताएं, क्योंकि obviously it's an awareness for the viewers who are watching you कि कहाँ आपको क्या देना पड़ता है। आपका IELTS का टेस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, आपका PTE का टेस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, TOEFL एक्सेप्टेबल है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। अगर पर्टिकुलर हम ब्रिटिश कुछ टेस्ट को डिस्कस करें, हम ऑक्सफोर्ड को डिस्कस करें, हम लैंग्वेज सर्ट को डिस्कस करें, हम डुओलिंगो को डिस्कस करें, तो डुओलिंगो इज़ एक्सेप्टेबल इन द यूरोप साइड, बट डुओलिंगो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द UK। अगर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री का एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पैरामीटर है, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है उनकी। ठीक है, अच्छा ये भी मुझे बताइएगा कि आपने बताया, और ये क्या इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है कि ये अवेलेबल लाइक 2-3 सालों के लिए यू कैन जस्ट हैव दिस टेस्ट? मिनिमम 2 years, दैट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अब आजकल जो डॉलर की कंडीशन है, ऊपर नीचे जा रहा है डॉलर, आपको पता है कहाँ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, गोल्ड का रेट क्या जा रहा है, स्टूडेंट्स को कितनी मुश्किलात करनी पड़ती हैं, क्या तगदो कर रहे हैं कि उन्होंने बाहर जाके पढ़ना है। क्या आप ये उनको नहीं काउंसलिंग करते कि वो पाकिस्तान में रहकर अपनी मिनिमम डिग्री बैचलर्स लें और मास्टर्स के लिए बाहर जाएँ? डेफिनेटली हम उनको ये काउंसिल कर सकते हैं, बट हम जब पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर जितनी फ़ीस देनी है, सेम टाइम आप यूरोप जाके भी सिमिलर फीस पे करके यूरोप से डिग्री ले सकते हैं। तो वाई नॉट, जब हम उनको काउंसिल करते हैं तो हम उनको ब्रॉडर विजन देते हैं कि आफ्टर 4 years भी दे शुड सिट ओवर द सेम स्टेज। तो उससे बेहतर नहीं है कि वो बिफोर 4 years ही डिसीजन लेके, तो दे शुड गो देयर इन द टाइमली मैनर्स, अदर देन दिस के दे गोना वेस्ट देयर 4 years मोर।
In this 4 years they are supposed to get the citizenship there as well. अच्छा, उनको सिटीजनशिप भी मिल जाती है Within 3 years. ठीक है, Within 5 years. ठीक है, उनको मिल जाती है। Exactly. इसका मतलब है कि आपके मुताबिक जो है बेहतर ये है कि वो बाहर जाएं और बाहर जाके ही वो मजीद बेहतर डिग्री लेकर आएँ, वतन वापस आएँ। आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है हामिद नबील साहब, जिनका ये कहना था कि वो करियर काउंसलिंग भी हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि 150 एप्लीकेशन जो उनके पास आई हुई हैं फॉर द ईयर ऑफ 2026 जनवरी, और जो लोग जो हैं स्किल सेट हैं, जिनके पास अच्छे हैं, जो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको अपनी रिसर्च के ऊपर जो है मेहनत करना पड़ेगी, प्लेजरिज्म ख़त्म करना पड़ेगा अगर उनको वाकई स्कॉलरशिप लेकर अपनी डिग्री को फुली फंडेड बनाना है या डिस्काउंट हासिल करना है। और जो लोग सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो पे करें और वो जाके जो है वहाँ पढ़ें, वीज़ा लें और इसके साथ साथ ज़िंदगी अच्छा गुजारें। लेकिन आई थिंक फिर भी पाकिस्तान इज़ अ बेटर ऑप्शन। वतन वापस आके काम करना भी ये पाकिस्तान की ये ना सिर्फ पहचान होगी, बाकी पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। दुनिया में रिश्तों की बहुत सी शक्लें देखी जाती हैं, मोहब्बत, कुर्बानी, जुदाई और वफा, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करने के लिए अल्फाज छोड़े पड़ जाते हैं। फ्रांस के एक इलाके गुडलॉब से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, एक दादा की कहानी जो अपने कैदी पोते से सिर्फ मुलाकात के लिए खुद को गिरफ्तार करवा लेता है। और जी हाँ, 69 साल एक बुजुर्ग जिनका ना कोई कहते हैं मुजरिमाना रिकॉर्ड है, ना कोई ख़तरनाक माजी, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, पोते से मिलना है। ये दादा साबिक फायर फाइटर्स रह चुके हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों को बचाने में गुजारी है, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका पोता जेल में बिल्कुल अकेला है तो शायद किसी का सहारा ढूंढ रहा है, तो दादा के दिल में ने फैसला किया कि अगर मेरा पोता जेल में है तो मैं भी वहीं रहूँगा। तो उन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया, बस एक सुपरमार्केट लूटी, वो भी एक अजीब अंदाज में कि उन्होंने नकदी मांगी और साथ ही एक टुकड़ा पनीर और एक बोतल शराब भी ली। फिर पुलिस स्टेशन के करीब ही खड़े हो गए, जिससे खुद कह रहे होंगे कि आओ मुझे गिरफ्तार करो तो मैं तैयार हूँ। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये मोहब्बत का जुर्म था, एक दादा का जो कानून से नहीं था, जज्बात से मजबूर था। अदालत ने उन्हें 15 माह कैद की सज़ा सुनाई, जिनमें से 5 माह मुअत्तल कर दिए गए। साथ ही हुक्म दिया कि वो मुतासरा फरीक को मुआवजा अदा करें, नफ्सियाती इलाज करवाएं और इस पर सुपरमार्केट के करीब ना जाएं। मगर अदलिया ने एक बात तस्लीम की कि ये एक दादा वाकई प्यार और खलूस से मजबूर था, इसीलिए अदालत ने उन्हें यह हक दिया कि वो कानूनी तौर पर जेल में मुलाकात खाने पर यहाँ अपने पोते से मिल सकेंगे। ये वाक़या सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सवाल भी है हमारे ज़मीर के लिए। क्या हमने कभी सोचा है कि तन्हाई और बेबसी किसी इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है? एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र आराम, सुकून और दुआओं की होती है, वो सिर्फ अपने पोते से मिलने के लिए जेल चला जाता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है, रिश्तों की कीमत से बढ़कर ना कोई चीज़ नहीं होता, और कभी कभी मोहब्बत जो है इंसान को वो सब करने पे मजबूर कर देती है। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी भी लेकर आता है, स्माइल भी लेकर आता है, और हमारे कंटेंट पे जाके ज़रूर कमेंट करिएगा, मगर अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। देखते रहिए, पसंद करते न्यू पाकिस्तान। अपनी होस्ट है ना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।